Friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज का लेक्चर में 96th है। तो आज हम देखते हैं कौन कौन हमारा कट ऑफ क्लियर कर पाता है। आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 7 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एमसीक्यू सीरीज। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इट इज वेरी इजी बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके सामने लिए, दैट इज नोन एज बिम्स्टेक। ओके, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर पूछा है तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। रिमेंबर, पहला लिखा हुआ है कि एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1997 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें टोटल 8 मेंबर्स है फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो 8 मेंबर्स है फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इस साल बिम्स्टेक से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। रिमेंबर, ठीक है, सार का एक तरीके से एक अपोजिशन में जो एक ग्रुप इंडिया जिसको डेवलप करना चाह रहा है वो बिम्स्टेक ही है। रिमेंबर, तो दो ऑप्शंस दिए गए, आपसे पूछेगा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन ये है यार कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि 1997 में ही स्टैब्लिश हुआ था अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें 8 मेंबर्स नहीं है। रिमेंबर, इसमें 7 मेंबर्स हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। तो ये तो अपन को पता चल गया 1997 में स्टैब्लिश हुआ था और बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बिम्स्टेक स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया इसमें 7 कंट्रीज है। कमेंट बॉक्स में आप बिम्स्टेक की 7 कंट्रीज के नाम बताइए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी स्टेटमेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बिम्स्टेक के याद रखिएगा 7 कंट्रीज है, उनके नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम इसके लिए एक लेक्चर जरूर बनाएंगे एग्जाम से पहले, प्रीलिम से पहले, इसमें सारी रिपोर्ट्स और कौन उसको रिलीज करता है वो जरूर बताएंगे। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, 3 रिपोर्ट्स दी गई हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये 3 रिपोर्ट दी गई हैं और उसके बगल में लिखा हुआ पब्लिशर, कौन पब्लिश करता है। पॉपुलेशन के लिए लिखा है यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के लिए लिखा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के लिए लिखा हुआ IMF। पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच्ड है। रिमेंबर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। कभी कभी याद रखिए यूपीएससी सीधे रिपोर्ट देख के आपसे पूछ लेता है कौन पब्लिश करता है, वो एक इजी क्वेश्चन हो जाता है। बट यहाँ पे आपको तीनों रिपोर्ट्स पता होना चाहिए कौन पब्लिश करता है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, याद रखिएगा तीनों ही करेक्टली मैच्ड है। तो अब याद कर लीजिए पॉपुलेशन का यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दैट इज IMF। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। मैं आपको कुछ और रिपोर्ट्स बता देता हूं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यहां पर 5 रिपोर्ट्स और लिख दी हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। PDF आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी। नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप याद रखिएगा मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, मैंने कुछ रिपोर्ट्स लिखी हैं जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और लास्ट में लिखा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, इसको पब्लिश करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज ADB। तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स उनको पब्लिश कौन करता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देयर आर मेनी अदर रिपोर्ट्स बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर दी है। एग्जाम में हो सकता है इन 5 और 3, 8 जो मैंने अभी आपको बताया इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इन 8 रिपोर्ट्स को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन मैंने कुछ रिपोर्ट से क्वेश्चन आज लिए हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मैंने पूछा है। ये ऑलरेडी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। कभी कभी यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिपीट करता है, तो याद रखिए इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको यहां पर लिया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। जिसको लग रहा होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो गलत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ लोगों को आंसर लग रहा होगा वो भी गलत है। तो याद रखिए जिसने सही का आंसर मार्क कर लिया यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रिमेंबर, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको लगता है कि ये रिपोर्ट्स हमने नहीं पढ़ी हैं, बट याद रखिएगा जो आ चुके हैं एटलीस्ट आप इतना याद करके रखिए, हो सकता है किसी अदर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, वहां आपके लिए बेनिफिट कर जाए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अगेन एक रिपोर्ट मैंने पूछी है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये भी आ चुका है क्वेश्चन यूपीएससी में, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। याद रखिएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की जो रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है।
ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। दीज आर द 4 ऑप्शंस। जो प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स पूछी एटलीस्ट वो तो आप याद ही कर लीजिए जो आ चुकी हैं, और जो नहीं आई है वो तो अपन को देखना ही है, ठीक है। ये जो ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है, आपने मार्क कर लिया होगा, यस द वर्ल्ड बैंक। तो रिमेंबर वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। लोग आईएमएफ लगा देते हैं ऑप्शन को देख के, आईएमएफ वैसे यहां पर ऑप्शन नहीं था तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। नासा का एक न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम था, ठीक है। उस प्रोग्राम के अंदर नासा के कुछ याद रखिए मिशंस हैं, उसे कुछ पर्पस है। तो पूछा गया है, कुछ यहां मैंने मिशंस लिख दिए, ड्रैगन फ्लाई, न्यू हॉरिजन, जूनो या तो ऑसिरिस रेक्स, याद रखिएगा ऑसिरिस रेक्स। ये 4 मिशंस लिखे हुए हैं और 4 पर्पस भी लिखे हुए हैं। क्या ये पर्पस करेक्टली मैच्ड है, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए। यहां पर पूछा है ड्रैगन फ्लाई लिखा है, सैटर्न का जो मून है टाइटन उसके लिए मिशन है, न्यू हॉरिजन्स प्लूटो और क्यूपलस बेल्ट है उसके लिए मिशन है, जूनो जुपिटर, जैसे जूनो जैसे जुपिटर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी याद रखिएगा, मेंस में भी कभी कभी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, याद होना चाहिए आपको। और ऑसिरिस रेक्स की बात करें तो बेनू जो एस्ट्रॉइड है उसके लिए मिशन छोड़ा गया है। ऐसे 4 ऑप्शन मैच्ड हैं, आपको बताना है क्या चारों ही करेक्टली मैच्ड हैं कि 1 and 3 4 2 3 1 3 या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच। दीज आर द 4 ऑप्शंस। हो सकता है आपको कुछ पता हो, शायद आपको ये वाला पता हो, बेनू और एस्ट्रॉइड का करेक्ट मैच है, यस। जे से जूनो जुपिटर ये भी करेक्टली मैच्ड है, और ऊपर के भी दोनों करेक्टली ही मैच्ड है, रिमेंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बट अभी मैंने करेक्टली मैच दे दिए, एग्जाम में हो सकता है इनकरेक्टली मैच्ड रहे, इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नासा के जब भी मिशन की बात करते हैं याद रखिएगा, न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के अंदर कुछ वेरियस मिशन छोड़े गए हैं नासा द्वारा फॉर सोलर सिस्टम, वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6th क्वेश्चन है हेग कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। व्हाट इज दिस हेग कोड ऑफ कंडक्ट? पहला स्टेटमेंट यही है कि हेग कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एक इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है जो प्रोहिबिट करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोहिबिट करता है बायोलॉजिकल वेपन्स, यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स बाय द मेंबर कंट्रीज, मतलब मेंबर कंट्रीज बायोलॉजिकल वेपन्स यूज नहीं करें, ये बताता है हेग कोड ऑफ कंडक्ट, ओके। दूसरा लिखा है इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 2016 में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या हेग कोड ऑफ कंडक्ट किससे रिलेटेड है। ये हो सकता है आपको नहीं भी पता हो कि कब इंडिया ने ज्वाइन किया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस, इंडिया ज्वाइंड हेग कोड ऑफ कंडक्ट, इंडिया ने ज्वाइन किया है 2016 में अंडर मोदी गवर्नमेंट, जब मोदी गवर्नमेंट थी तब ये ज्वाइन किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि क्या ये इंटरनेशनल, रिमेंबर इंटरनेशनल, ये क्या प्रोहिबिट करता है बायोलॉजिकल वेपन से? बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ओनली, रिमेंबर। आपके दिमाग में को सर व्हाट इज दिस हेग कोड ऑफ कंडक्ट, मैं आपको उसके बारे में बता दूं, याद रखिएगा। हेग कोड ऑफ कंडक्ट सीक्स टू प्रिवेंट द प्लोरिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसके प्लोरिफरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये हेग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, रिमेंबर। दैट आर केपेबल, मतलब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दे आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये मास डिस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है, उसको याद रखिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्लोरिफरेट करने के लिए ये हेग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, ठीक है, जिसको इंडिया ने 2016 में साइन भी किया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्टली रॉन्ग है, याद रखिए ऐसा कोई केमिकल वेपन्स की बात नहीं की गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इंपॉर्टेंट आइलैंड है, अभी इस समय आपको पता होगा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये जितनी भी सीज हैं चाइना के अराउंड वो न्यूज में हैं। तो यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पुराना प्रीवियस ईयर्स, और आप कह सकते हो बहुत पहले से ये डिस्प्यूट चल रहा है, सेनाकाकू आइलैंड, याद रखिएगा। सेनाकाकू आइलैंड पूछा गया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जापान की, ठीक है, जापान की डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ऑफ कोर्स चाइना क्लेम करता है इस टेरिटरी में। पूछा गया है कि ये कहां पर लाई करता है ये आइलैंड। ऑप्शन है सी ऑफ जापान, फिलिपीन सी, सी ऑफ याद रखिएगा ओकोजक, लास्ट जो है सी ईस्ट चाइना सी। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। आपको बताना है सेनाकाकू आइलैंड जो है ये किस जगह लाई करता है। तो अगर आप चाइना का मैप देखेंगे, ठीक है, चाइना के मैप में अगर आप ईस्ट चाइना सी का मैप देखेंगे तो वहां पर आप इस आइलैंड को देख सकते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईस्ट चाइना सी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, आपको एक चीज बताना है यहाँ पर, चलिए मैं आपके यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जापान के साथ, किसकी? सेनाकाकू आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके साथ, ठीक है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या चाइना। तो थोड़ा सा मैंने जो अभी स्टेटमेंट दिया उसको आप भूल जाइए, जो मैंने बोला कि चाइना के साथ है उसका भूल जाइए। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें
किन कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट हो रहा है जापान का? मैंने ऑप्शन दे दिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या तो थर्ड ऑप्शन इज चाइना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसके साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये आइलैंड। ओके, करेक्ट आंसर दैट इज ईस्ट चाइना सी। ओके, चलिए, तो आप इसको मैप में भी देख सकते हैं ईस्ट चाइना सी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है एनईसी से रिलेटेड, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से रिलेटेड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करें, जोनल काउंसिल्स आपने सुनी होंगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। वहीं पर आपने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में भी पढ़ा होगा पॉलिटी में। नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे अपडेटेड पॉलिटी के लेक्चर्स को देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आपको ऐसे इजी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वहां पर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात की जाए तो बोला गया है कि एपेक्स लेवल बॉडी है जो सिक्योर करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो डेवलपमेंट वगैरह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कोऑर्डिनेट करता है। सेकंड लिखा है ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट, इसके जो चेयरमैन है वो है स्टेट, याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमओएस है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो इसके चेयरमैन है। दीज आर द थ्री स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है उसमें कितने स्टेट्स हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ग्रुप में आते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि 1971 के एक्ट के थ्रू ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल स्टैब्लिश्ड हुई थी, बट इसका हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ठीक है, पहले दो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही है, बट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ये आपको सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जिसके मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, वो होते हैं चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 1 and 2 ओनली। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, रिमेंबर। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ए 1 and 2 ओनली। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1971 के एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश्ड हुई है। ठीक है, और याद रखिए होम मिनिस्ट्रीज के चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आपने सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, फॉर एग्जांपल मैं एमपी में रह रहा हूं, मेरे पास राशन कार्ड है, तो मान लो मैं अगर यूपी जाता हूं, तो अब आप कहेंगे आपका राशन कार्ड यूपी में लागू नहीं होगा क्योंकि वो आप एमपी के हो, तो आप एमपी की राशन शॉप से सामान लो। तो वन राशन वन, याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड की यही खासियत है कि आप कहीं भी ट्रैवल करो, आप अपने राशन कार्ड से किसी भी राशन शॉप से आप सामान ले सकते हो। दैट इज वेरी गुड। ओके, तो सरकार ने ये स्कीम ला दी है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि इसका जो पहला स्टेटमेंट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, कि नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड हो। पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, याद रखिएगा, जो भी आपको चीजें मिलती हैं, आप अपने राशन कार्ड से कहीं से भी, किसी भी प्लेस से आप वो सामान ले सकते हो, पर्टिकुलर प्लेस में होना जरूरी नहीं है। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है, ये करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को एक्सक्लूड कर देती है इस स्कीम से। माइग्रेंट वर्कर्स इस स्कीम में इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट ये है, और इसको इंप्लीमेंट कर रहा है कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए ये जो मिनिस्ट्री है इसके अभी एट प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द थ्री स्टेटमेंट। आपको बताना है क्या इस मिनिस्ट्री को ये मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी सोच रहे होंगे, कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट नहीं कर रही, यही मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। याद रखिएगा, माइग्रेंट वर्कर्स तो इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है, क्योंकि वही तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, उन्हीं को राशन कार्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो उनको इंक्लूड किया गया है। रिमेंबर, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि एक्सक्लूड नहीं, इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दिस इज इंपॉर्टेंट स्कीम। मेरा मानना है इस साल एक क्वेश्चन आप वन नेशन वन राशन कार्ड से जरूर देखेंगे एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th जो है नेशनल एंटी, याद रखिएगा, प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, इसको कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में NAA। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, GST न्यूज में हमेशा रहता है, तो याद रखिएगा उसी से रिलेटेड ये अथॉरिटी है। पूछा गया पहला स्टेटमेंट है, ये जो अथॉरिटी है क्या काम करेगी? इट कॉन्स्टिट्यूट विद अ मैंडेट, इसको मैंडेट मिला हुआ है टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स रिडक्शन इन GST इज अल्टीमेटली पास टू द कंज्यूमर्स। मतलब GST के आने की वजह से जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो रहा है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं सरकार ने GST लगा के और कुछ रेट डाउन हो गए हैं तो
वो जो दुकानदार है वो सोचे अरे लोगों को पता है कि 24 रुपए का ही दूध मिल रहा है, अब जीएसटी लगने की वजह से हो सकता है दूध 22 रुपए का हो जाए, तो वो क्या करे, स्टिल 24 का बेचे। तो अगर ऐसा कोई करता है तो अथॉरिटी उनको याद है कि उनके लाइसेंस कैंसिल कर देती है। तो ये अथॉरिटी का काम है कि जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचे, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑप्शंस आपके सामने 1, 2 बोथ या दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर्स का आपने मार्क कर लिया होगा। ये एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, रिमेंबर ये टेम्पररी बॉडी बनाई गई थी 2 साल के लिए, 2017 से 2019 तक के लिए, बट इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब ये जून 2021 तक ये अथॉरिटी रहेगी, रिमेंबर, बट इट्स अ टेम्पररी बॉडी। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ये इसीलिए बनाया गया है, रिमेंबर की बेनिफिट्स दे सके। तो करेक्ट आंसर दैट इज 1 ओनली। ओके, तो याद रखिए अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी पढ़ते हैं तो ये अथॉरिटी को पढ़ाया जाता है। ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM सीरीज। आई होप आपका जो कट ऑफ था 7 मार्क्स वो आपने क्वालिफाई किया होगा, नहीं भी किया होगा स्टिल यू गॉट लॉट्स ऑफ नॉलेज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, नंबर यहां पे लिखा हुआ है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने नंबर मेंशन कर रखा है अपने व्हाट्सएप का, आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। रिमेंबर इसका एक कॉस्ट भी है, वो भी हमने ऊपर टॉप पे लिख दिया है। जो लोग नए लोग हैं प्लीज हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, आपको यहाँ पर बहुत से इनिशिएटिव्स दिखाई देंगे जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स, डेली करंट अफेयर्स, अदर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही हो, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं। इससे अगर आपको डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट जरूर रीड करते हैं। और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।